In the cultural and spiritual heart of Rajasthan lies Ajmer, home to one of Bharat's most revered Sufi shrines, the Dargah of Khwaja Moinuddin Chishti, a place that welcomes millions seeking peace. But beneath this sacred silence, Ajmer also hides a nightmare, a chilling conspiracy of sexual exploitation, blackmail, and silence. A horror unleashed in 1992 when a group of powerful Muslim men systematically raped and photographed hundreds of school and college girls, all Hindus. They later used these images to further blackmail and silence them. Today, over 35 years later, most Indians don't even remember, but some do, and they are ready to speak. The scandal began with friendship, later reached to a promise of job and powerful political positions. That's what most of the victims were promised. The perpetrators, led by Farooq Chishti and Nafis Chishti, were known faces in Ajmer, associated with the Khadims of the Dargah, and they used their influence and charm to trap young Hindu girls from local schools and colleges. They would promise love and job and take the girls on outings, spike their cold drinks, and once the girls were unconscious, they would photograph them in compromising positions. These images became weapons to trap the girls into repeated sexual abuse. The abuse did not stop with one girl. It became a racket. Girls were passed around, friends were blackmailed to bring other friends. Some estimates suggest that the number of victims may run into hundreds. For years, the racket continued in silence. Then, in 1992, an anonymous person delivered an envelope to the office of Navjyoti, a local Hindi newspaper. Inside were many of obscene photographs of young girls, some in uniform, some naked, some with hands of accused on their private parts, while some just lay unconscious. 1992 जब आया, उससे पहले हम लोगों का एक पत्रकारों का अजमेर जिला पत्रकार संघ का एक अधिवेशन होने वाला है। तो उस अधिवेशन के सिलसिले में हम लोग बहुत अलग अलग जगह बैठते भी थे, लेट नाइट तक बैठते थे। तो उन्हीं दिनों में एक हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी डोमिनेटिंग एक लीडर थे, वीर कुमार जी। तो उनसे एक रात में मुलाकात हुई चाय की थड़ी पर। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे को संतू बोला करते थे, तो संतू कल तेरे को एक स्टोरी देता हूँ भैया। उन्होंने कहा राजी बता दो। मैंने कहा 12:00 हो रहे थे, तो मैंने कहा दिन तो लग ही गया। मैंने कहा और अगले दिन सुबह का, तो नहीं वही बताएंगे। ठीक है। तो बात उस समय आई गई हुई, लेकिन दिमाग में एक चीज आई कि कोई बड़ी खबर है जो देने वाली है। अगले दिन और उसके बाद हम लोग रूटीन में उनसे तो मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने बताया भी नहीं कुछ ऐसा। लेकिन उस सिलसिले में जब हम राउंड करते थे तो एक सेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा भी था कि कुछ तो बड़ी खबर शहर में पक रही है, तो अपन उसको खोजें। तो जब मैं वहाँ से चलता हुआ एक गंज पुलिस थाना पड़ता है, जो आप लोग दरगाह गए होंगे तो उधर एक साइड में एक पुलिस थाना आता है। तो मैं गंज पुलिस थाने पर भी गया। तो वहाँ जब गया तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले कुछ कुसुर टाइप का मतलब इंटरनली वो कर रहे थे। उनमें एक हेड कांस्टेबल थे जो मेरे काफ़ी क्लोज थे। तो उन्होंने मेरे को एकदम साइड में लेकर के और मेरे से जिरोक्स फोटो दिखा करके और कहा कि संतोष जी इनमें से किसी को पहचानते हो क्या? फोटो बड़ी, तो वो मैं एकदम डाउट क्रिएट हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले हम बाद में बताएंगे, आप तो ये बताओ ये आपके आसपास कहीं इधर ही रहने वाला है और ये बंदा है। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जानता इनमें से। बोले ठीक है फिर हम आपको बताते हैं बाद में। और वो बात आई गई। जब हम उसी सर्चिंग में लगे हुए थे तो हमको सारी ये सूचना बैकग्राउंड में सब मिली कि अजमेर में कुछ इस तरीके का चल रहा था, जिसमें एक समुदाय विशेष के लोग जो कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से जुड़े हुए हैं और वो खादिम समुदाय के हैं। और उन लोगों ने स्कूली छात्राओं को जो कि मतलब नाबालिग हैं, उन लोगों को अपने मोहपाश में, प्रेम जाल में, अपन जैसे कहें ना कि इन्फ्लुएंस में लेकर के और उनका देह शोषण किया है। और वो लगातार उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और उनके जरिए और लड़कियों के साथ भी दुराचार में लगे हुए हैं। The journalist at Navjyoti, led by Santosh Gupta, made a daring decision. They published the story, and what followed shook the entire city of Ajmer. Anger erupted, but so did fear. Families refused to come forward. Girls were told to stay silent. Some even pushed to suicide. हमें जब वो क्लू हाथ लगा तो हमने अपनी अप्रैल की बात है ये, फरवरी में हम मिले ही थे, वो 1 महीना करीब ऐसे निकल गया।
15 अप्रैल को, उससे पहले हमने एक अपनी स्टोरी पूरी फाइल करी और डेस्क को दे दी। जब हमने डेस्क को दे दी तो डेस्क ने भी हमसे वही सवाल किया कि यार प्रूफ क्या 151 में इतनी बड़ी कोई स्टोरी ऐसी बनती है क्या? बोले यार कोई तो प्रूफ होना चाहिए। तो हमने कहा देखो प्रूफ तो यही है कि 151 में इनको अरेस्ट किया और इसके पीछे सारा किस्सा ये है, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं कर सकते हैं इस तरीके का, इसलिए इनको शांति भंग के आरोप में अरेस्ट किया हुआ है। यदि आपको जस्टिफाई लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ मिल जाए हमको जी। फिर 2-4 दिन हमारी जो फाइल करी हुई थी रिपोर्ट वो डेस्क पर पड़ी रही। तब तक हमारे पास किसी ने लिफाफा बंद ये पिक्चर्स दे दी। तो जब वो हमारे पास आ गई तो हमने डेस्क पर पेश करी। यहाँ से फिर वो मामला हमारे संपादक के पास पहुंचा। प्रधान संपादक संभवतः उन दिनों अजमेर में नहीं थे, वो आउट ऑफ अजमेर थे। उनसे टेलीफोनिकली जो भी बात हुई होगी और उन्होंने सारी चीज फिर मुझसे जानकारी ली और एक रजामंदी दे दी, बोले नहीं इसको आप पब्लिश करो। तो जो हमारे डेस्क इंचार्ज थे उन्होंने उस चीज को फिर पब्लिश करने के लिए लिया। तो हमारे पास 3-4 फोटो आई थी, तो उन्होंने एक साथ 3 फोटोग्राफ्स छाप दिए। उनमें हमने गर्ल्स के चेहरे ब्लर करके, और पहली स्टोरी तो हमारी वैसे ही छाप दी और उसके बाद सेकंड स्टोरी हमें मतलब उसमें जो पहली स्टोरी जब प्रूफ आ गया तो उन्होंने पहली स्टोरी तो वही वैसे ही छापी बिना किसी फोटो के। लेकिन उसके बाद फिर कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में या उसमें तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं हुआ, लेकिन शहर में एक काफी उज्ज्वलता पैदा हो गई, एक आक्रोश पैदा हुआ और लोग काफी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे और इस तरीके का माहौल। Eventually, public pressure forced the police to act. An FIR was later filed. Arrests were made. A total of 18 men were accused. But as the case moved to court, the reality of our Indian justice system unfolded. आप देखो, आप यूँ देखने के बाद ऐसा यूँ लगता है कि इससे बड़ा मजाक क्या होगा। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, पुलिस के नाम पे जिस तरह की चीजें करी गई है। एक्यूज्ड जो थे उनको इतना अवसर मिला कि वो अजमेर छोड़ के चले गए। उनको इतना अवसर मिला था कि सारे फोटोग्राफ है, वीडियो जो सीडियां हैं, कैसेट हैं, उन सबको नष्ट कर दिया। सारे अपने घरों को छोड़ के चले गए। जो भी इस चीज से, इस क्राइम से या इस केस से जुड़ी हुई चीजें थी, उन सबको नष्ट करने का अवसर मिल गया। आप देखो इंडिया छोड़ के जा रहा आदमी कितना इजीली। और ये एक्यूज जब आते हैं, इनसे जब पूछताछ करते हैं तो ये पता चलता देखो आप बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दुबई है, लंबे टाइम तक बॉम्बे में रहे हैं ये लोग। और उस दौरान वहां से यहाँ अजमेर आए हैं। अजमेर आने के बाद में जैसे नफीस चिश्ती के बच्चे हुए हैं और वो ये बता रहा है कि मैं महीने 1.5 महीना 2 महीने ही आ रहा हूँ, सोहेल गन नहीं रहा है यहाँ पर। Why? Because by then the photographs had become tools to emotional and social death. Girls feared losing their future, their families' honors. Some were married off silently, while others just disappeared. यहाँ न्याय प्राप्त करना अपने आप में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के समान है। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोई SIT, CBI नहीं, आप कर लो फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं तो उसी तरह की रहेगी। और अभी भी आप लेके देख लो कि विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम बनी हुई जरूर है, लेकिन वो धरातल पे नहीं है। किसी भी विक्टिम को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप यूं लेके देखते हैं तो बड़े बड़े नेता है, आमतौर पे बहुत कम ऐसे हादसे हुए जिसमें किसी नेता को गोली मारी गई है, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी उनको मिलती है, जिस तरह की जितने कमांडो वगैरह उनको मिलता है, उनको ऐसी किस चीज की जरूरत है जिसमें उनको इतना है, उनको कोई थ्रेट भी नहीं मिली हुई। और ये यहाँ तो सीधा उसका हो रखा है, उसने कोर्ट में उसके खिलाफ फांसी की सजा से जिसको दंडित कराया जा सकता है, वो उस आरोप की ट्रायल हो रही है। तो उसके दिमाग में तो ऐसा हो रहा है कि यदि ये आके यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे दिया इसने, तो मैं फांसी तक पहुंच जाऊंगा। और उसके लिए कोई प्रोटेक्शन ही नहीं उसके लिए। हाँ, और वो अकेला आ रहा है, जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। कहीं आपने देखा भी एसिड अटैक भी हो जाते हैं उनसे। इस तरह से आया, एक बोतल फेंकी, चले गए, अब क्या करो आप, उसकी जिंदगी खत्म होगी उसकी तरह। Out of 18 accused, most were eventually acquitted. Only a handful served short prison terms. The judicial process spanned decades, but the system protected the powerful and punished the victims. कोई भी अपराध तब तक नहीं पनपता जबकि उसको पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का या पॉलिटिकली संरक्षण प्राप्त ना हो, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का संरक्षण प्राप्त ना हो। किसी ना किसी तरह समहाउ वो
वो कहीं ना कहीं इतने पावरफुल थे कि उनको अपराध करने से डर ही नहीं लग रहा था। या जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस लोग थे जो आगे की कड़ी के हो सकते हैं, उन तक भी लड़कियां पहुंच रही हैं। उन लोगों तक भी वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे। तो वो चीज तो इन्वेस्टिगेशन की थी जिसको उन्होंने किया नहीं, और उसका नतीजा ये है कि लगातार इस तरीके के केस पूरे उसमें चल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा देखिएगा, सीआईडी सीबी ने या भैरव सिंह जी की सरकार ने उस समय बोल्ड स्टेप लिया और इस पर सीआईडी सीबी लगा के इसका इन्वेस्टिगेशन कराया, इस पर एक्शन लिया और इन केस को रिकॉर्ड पे लेके आए। जिला पुलिस ने तो नहीं किया, जिला पुलिस करती तो पहले ही 6 महीने में कर लेती, लेकिन जब उन्होंने बाद में कर भी दिया और ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद की स्थिति ये है कि भैरव सिंह जी ने इसको अलग से स्पेशल पीपी अपॉइंट किया, जो लोक अभियोजक होता है कि इस केस को फास्ट ट्रैक अदालत में चलाया जाए। फिर भी और उसके बाद भी 35 साल लग गए। इतने सालों में इतने जजेस चले गए, जिसमें हर एक का अपना रोल था। शुरू में जो एडवोकेट्स थे उन्होंने निर्णय लिया था कि हम इन मुलजिमों का केस ही नहीं लड़ेंगे। बाद में जब पैसे की और उसकी मार आई तो सब लड़ने लग गए। तो दूसरा ये केस इतना लंबा चल गया कि निचली अदालत में आजीवन कारावास का निर्णय हुआ, हाई कोर्ट में बदल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में और जाकर के बदल गया। तो आप देखिएगा कि केस के साथ किस तरीके का, मतलब ये तो द्रौपदी का चीर हो गया। केस क्या हुआ, ब्लैकमेल कांड तो द्रौपदी का चीर हो गया। और इसमें माधव के आने का कोई अभी तक भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जो भी निर्णय दिया तो कोर्ट ने निर्णय दिया, महिलाओं के साथ तो कोई न्याय हुआ ही नहीं। वो गर्ल्स के साथ मैं तो कह रहा हूँ उसके बाद के कई केस हुए जिसमें सरकार ने यदि कोई वो किया और गर्ल्स को प्रोटेक्शन दिया या उनको कोई मैंडेटरी हेल्प दी या किसी तरीके से सोसाइटी की हेल्प मिली। आज तो सोसाइटी सिर्फ एक अच्छी चटकारी खबर सुन करके और चुप हो जाती है। कौन सी सोसाइटी ऐसी है जो सारे मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं? What happened to the girls? Most changed cities, some never married, a few took their own lives, and none received the justice. आपकी शादी फिर हुई कब? हाँ, मेरी शादी हुई थी, मेरे ब्यावर में शादी हुई थी। कब, किस सन में? वो भैया जिस टाइम मेरे काम हुआ उस टाइम मेरी 18 साल उम्र थी जी। फिर मेरे 22 साल में उधर करी थी ब्यावर में शादी। ब्यावर में? हाँ, तो उन्होंने फिर मैं 4 दिन की मेहंदी भी नहीं उतरी, उन्होंने भी फिर मेरे को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। क्यों? बस ऐसे ही बातें सुनती जैसे ये सब बातें? हाँ, ये सारी बातें मैंने उनसे मेरे आदमी को बता दी, यही मेरे से हो गया। पहले नहीं पता था शादी के? नहीं, उस टाइम नहीं मालूम था। फिर दोबारा 22 साल में फिर मैंने शादी करी थी, फिर उन्होंने 4 दिन की मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी तो उन्होंने फिर मेरे को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। फिर 6 साल में पीर में, फिर 28 साल में मैंने ब्यावर में इधर अजय नगर में शादी करी। 28 साल में फिर उनमें से एक लड़का भी है। अच्छा। वो अभी बाहर है। तो मेरा आदमी तो अभी गुजर गया। ओके। 3-4 साल हो गया। The city moved on, but the shame didn't, because society always punishes the wrong person. ये वाले जो आपके दूसरे हस्बैंड है उनको पता था वो ये सब गुजर के बारे में? हाँ, उन्होंने भी मेरे को तलाक दे दिया। मेरी मम्मी गुजर गई 8 में, फिर मेरी मम्मी का मेरी माँ का गम ही नहीं उतरा तो 1.5 महीने बाद मेरे आदमी ने मेरे को तलाक दे दिया। 2008-9 में? 2008 में मेरे पापा गुजर गए और 10 में मेरी मम्मी गुजर गई। तो मेरी मम्मी गुजर गई, 10 में मेरे आदमी ने फिर तलाक दे दिया। 1.5 महीना मेरी मम्मी को माँ का ही गम नहीं उतरा, फिर आदमी ने तलाक दे दिया। Team organizer recently traveled to Ajmer. We spoke to victims, to journalists, to lawyers, and we also went to Ajmer Sharif Dargah, the place from where the accused drew their power and protection. We requested an interview. We sought a comment, a simple word of responsibility, but the Dargah authorities refused. Team organizer reached Ajmer Sharif Dargah to speak to the authorities about involvement of 4 Chishtis in the famous Ajmer 1992 blackmail case. We have been here for 2 hours. We spoke to many khadims, 3-4 khadims at least, and all of them kept on saying that senior authorities will answer your question. That is a very old matter. Why are you dragging it now, etc., etc. But none of them even condemned the case. They kept on saying that our president will talk, our president will talk, and all of a sudden the man suddenly vanished. If this is the condition in 2025, after 4 accused have been convicted, life sentence in this case, imagine what would have happened in 1992 if people are saying that they have been pressured, there were some kind of activities, notorious activities going around Dargah and people associated with Dargah were threatening them. It can be true. Why do we forget stories like Ajmer? Is it because the victims were Hindu girls? Is it because the accused were powerful? Or simply
because they belong to a certain religious authority. This is not just a story of Ajmer. It is a story of India's collective apathy. Apathy towards truth, towards justice, and towards the dignity of our daughters. If you believe these girls deserve to be remembered, to be heard, to be honored, don't let the story die again.